बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाली सबसे अहम समाअत के हवाले से। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करने वाला 9 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस तारिक मसूद के एतराज़ात के बाद टूट गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने तकरीबन कोई 10 मिनट के वक्फे के बाद एक 7 रुकनी बेंच बनाया और फिर उस 7 रुकनी बेंच ने इस केस पर दोबारा से अवैध समाअत की। 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं जिन पर यह बेंच तश्कील दिया गया था। ये चारों दरख्वास्तें जो सिविलियंस के मुकदमात हैं फौजी अदालतों में चलाए जाने से मुताल्लिक़ हैं, और आज 9 रुकनी बेंच ने जो ही समाअत का आगाज़ किया तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने ये कहते हुए एतराज़ उठाया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस नहीं हो जाता मैं किसी बेंच का हिस्सा बन नहीं सकता। तो आज की अदालती कार्रवाई रही क्या, ज़रा आप इस रिपोर्ट में जानिए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए, मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार समाअत आइन का आर्टिकल 175(2) देता है। मैं अपनी कौमी जुबान उर्दू में बात करूंगा। ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम आया। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ठिकाने न लगाया जाए तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। इस मौके पर नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि मैं भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से इत्तेफाक करता हूं। इस वक्त हम 9 जजेस हैं और हम फैसला कर देते हैं तो इस केस में अपील पर फैसला कौन करेगा? जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा का कहना था कि अगर आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा 25 करोड़ अवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। दरखास्त गुजार एतजाज एहसन का कहना था ये केस सुन लीजिए, मेरी इस्तदा है काजी साहब से। उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, ये नहीं हो सकता कि एक बार मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दूं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा एतजाज साहब ऐसा न करें, अदालत के डेकोरम का ख्याल करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने कहा तरमीम कर रहे हैं, हमारे लिए तमाम फाजिल जज साहिबान की इज्जत और एहतराम है। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद बेंच उठकर चला गया। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने केस की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। एतराज करने वाले दोनों जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच में शामिल नहीं। 9 रुकनी बेंच के टूटने के असबाब और 7 रुकनी बेंच की जो कार्रवाई है वो आपने जानी। जब ये बेंच टूट रहा था, नया बेंच कार्रवाई कर रहा था, तब कौमी असम्बली का इजलास जारी था और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ यहाँ पर खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इदारों में तसादिम की कैफियत बने तो ये मुल्क के लिए नेक शगुन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूटने के नताइज आज या कल सामने आ जाएंगे। जिन लोगों ने अदालत से फौजी अदालतों के बारे में रुजू किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मकासद के तहत अदालत के दरवाजे तक गए हैं। बिल्कुल, उन्होंने मज़ीद कहा कि ये लोग महज तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ना कुछ लोगों के खिलाफ तो ज़रूर मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो हम उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। जो है सियासी हैं, आप भी उन लोगों को जानते हैं, मैं भी उन लोगों को और जब अदारों में कैफियत तसादम की बने तो ये हमारी 75 साला तारीख इस बात की शहादत देती है कि ये को मुल्क के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होता। बेंच टूट गया है, उसका जो भी नतायज जो है थोड़ी देर में या आज या कल जो है सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं इस चीज को दोहराता हूं, फिर दोहराता हूं कि ये चीज जो है इसकी प्रेसिडेंसीज ऑलरेडी मौजूद हैं। जिन लोगों ने ये मसला उठाया है उनके सियासी मोटिव्स हैं, उनके मकासद जो है सियासी हैं। आप भी उन लोगों को जानते हैं, मैं भी उन लोगों को जानता हूं। को ढके छुपे अजाइम नहीं है उनके, आप जानते हैं उन लोगों को। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि वो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं उन लोगों को। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए ब्रुनियाग पैलेस पहुंच गए हैं, जहां वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और सबसे अहम बात यह कि वज़ीर आज़म MD IMF से भी उन्होंने मुलाकात की है। हाँ, इसके अलावा उनकी जो सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतरेश, उनसे भी मुलाकात हुई और सऊदी अरब के जो वलीअहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनसे भी मुलाकात की। तो मजमूई तौर पर वज़ीर आज़म की मसरूफियात क्या हैं, पेरिस में वो क्या कर रहे हैं, अगराज़ व मकासद क्या हैं, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आप भी देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा फ्रांस। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए ब्रुनियाग पैलेस आमद। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की सदारत में होने वाले समिट में 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत शरीक हैं। वज़ीर आज़म भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे।
पेरिस में ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट की साइड लाइन पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने मुलाकात की। वजीर आजम ने उन्हें मुल्क की मौजूदा इक्तिसादी सूरत हाल, मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए उठाए जाने वाले इकदामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के लिए इश्तराकी अमल को मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइटन की। तो लापता आबदोज़ में मौजूद लोगों के मिलने के इम्कान ख़त्म हो जा रहे हैं और जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ती जा रही हैं, क्योंकि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अब आबदोज़ में जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म होने की डेडलाइन भी गुजर चुकी है। 4:08 तक का टाइम था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो ये मुकम्मल हो चुका है, इससे कहीं ज़्यादा वक्त हो चुका है। अब मसला ये है कि जो लापता आबदोज़ है उसकी तलाश में जो रेस्क्यू अमला इस वक्त मसरूफ़ है, उसको ज़ेर समंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन इनका तयन भी नहीं हो सक रहा है कि ये आवाज़ें किस चीज़ की हैं। अलबत्ता इन आवाज़ों को देखते हुए इनकी जो रिसीविंग है उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है उसके दायरा कार को वसी कर दिया गया है ताकि किसी तरह टाइटन का खोज लगाया जा सके। मामलात अब तक हैं क्या, आप इस रिपोर्ट में जान सकेंगे। बहरे ओकियानोस की गहराइयों में लापता टाइटन का सुराग ताहाल न मिल सका। माहिरीन का कहना है कि टाइटैनिक का नजारा करने समुद्र की तह में जाने वालों के बचने का इम्कान इंतहाई कम है। वाहिद उम्मीद ये है कि टाइटन खुद सतह समुद्र पर आ जाए तो ही लोगों को बचाया जा सकेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि समुद्र की गहराई में गई रेस्क्यू टीमों को मजीद आवाजें सुनाई दी हैं, लेकिन ये मालूम न हो सका कि ये आवाजें किस चीज की हैं। लापता टाइटन के सर्च ऑपरेशन का दायरा कार भी वसी कर दिया गया है, जिसमें रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के तैयारे, बहरी जहाज और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स समेत 1 दर्जन बहरी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। टाइटैनिक जहाज़ की वाक़यात देखने के लिए आबदोज़ टाइटन के समंदर में उतरने की जो आखिरी लम्हात की वीडियो है वो सामने आ रही है। 22 साला फोटोग्राफर हैं एबी जैक्सन, जिन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट की है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि टाइटन अपने इस सफ़र पर रवाना हो रही है। ये आप मनाजिर देख सकते हैं एबी जैक्सन ने जो रिकॉर्ड किया। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये मनाजिर हमने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि किस तरह ये आखिरी मनाजिर हैं। एबी जैक्सन ने ये रिकॉर्ड किए थे और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट की और उसके बाद देखते ही देखते ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। उसमें देखा जा सकता है कि सयाहों को लेकर टाइटन आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तह में उतर रही है। सानिया यूनान की बात करते हैं। यूनान कश्ती हादसे केस को लेकर FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, क्योंकि हमने देखा था वज़ीर आज़म की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया था कि जल्द से जल्द स्मगलर्स को पकड़ा जाए। अब तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं ज़रा उससे मुताल्लिक़ आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। गुजरात सर्कल की अगर बात करें तो FIA ने यहाँ से 7 जबकि लाहौर ने 2 और गुजरांवाला सर्कल ने अब तक 8 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरी जानिब 167 ख़ानदानों के DNA सैंपल्स भी हासिल कर लिए गए हैं जो जल्द यूनान भिजवाए जाएंगे ताकि वहाँ पर जो लाशें मिली हैं समंदर से उनके साथ उन्हें मैच किया जा सके और शनाख्त हो सके कि कौन कौन है। यूनान कश्ती हादसा जैसा हादसा फिर ना हो, ये सानेहा फिर से ना हो, इसके लिए FIA सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। जैसे कि बताया आपको, कीमती इंसानी जानें दाव पर लगाने वाले जो हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन इस वक्त मुल्क भर में जारी है बिला तफरीक। जी, और ज़राए का ये बताना है कि अब तक तकरीबन कोई 25 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि नामजद मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारी जा रहे हैं। मज़ीद इस हवाले से भी हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूनान कश्ती हादसे में वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। गुजरांवाला में FIA का क्रैकडाउन जारी है। अब तक 25 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। ज़राए FIA के मुताबिक मुख्तलिफ मुकदमात में 35 इंसानी स्मगलर्स को नामजद किया गया। दर्ज मुकदमात में मतलूब 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ज़ेरे हिरासत 4 मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर आसिफ सन्यारा समेत दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर वैद इसी हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले की एक रिपोर्ट सामने है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि यूनान समंदर में डूबने वाली तारकीन की कश्ती से तकरीबन पुरतायुश याट ने 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया है। अच्छा, और ये बताया जा रहा है कि ये जो याट है इसको सिग्नल मिले थे, इससे आखिरी कम्युनिकेशन हुई थी इस कश्ती की जिसमें तारकीन वतन थे, और बताया गया था कि ये कश्ती डूब रही है। जब ये याट यहाँ पर पहुँची
तो सैकड़ों अफराद जो हैं मदद के लिए चीखो पुकार कर रहे थे। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 14 जून को मायान क्वीन हश्तम नामी ये याट है जो बहरा रूम में अपने सफ़र पर रवां दवा थी, इससे तारकीन के जहाज़ से एक एमरजेंसी कॉल मौसूल हुई और 20 मिनट बाद इस सुपर याट को जो है देखा गया कि वो फौरी तौर पर इस मकाम पर पहुँच गई जहाँ से मदद के लिए एमरजेंसी कॉल मौसूल हुई थी। तारकीन की कश्ती यहाँ डूब रही थी और लोग चीखो पुकार कर रहे थे, मदद की अपील कर रहे थे और इंसानी हमदर्दी के तहत जो याट है उसके अमले ने 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया। यही नहीं बल्कि जो लोग मर चुके थे उनकी मैयतों को भी उठाया और तकरीबन 104 अफराद को ज़िंदा बचाने के अलावा दर्जनों अफराद की जो लाशें हैं या दर्जनों लाशें हैं उन्हें जो यूनानी कोस्ट गार्ड्स हैं उनके हवाले किया। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इस वाक़े की तफसील जो है वो सामने आती जा रही है और एक तरफ जहां यूनानी कोस्ट गार्ड्स हैं उनका मौक़िफ़ है, एक तरफ जो लोग बच गए हैं उनका मौक़िफ़ है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी और BBC की भी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि यूनानी कोस्ट गार्ड जो हैं वो गलत बयानी करें। बहरहाल एक और हादसे की बात करते हैं। बहरे ओकियानूस की कातिल लहरें मज़ीद 36 इंसानी जानें निगल गई है। एक और हादसा इसी से मिलता जुलता तारकीन वतन की एक और कश्ती है जो कि डूबी है। बताया जा रहा है कि 2 लाशें भी निकाल ली गई हैं। स्पेन का जजीरा है कैनरी और इसके समंदर में तारकीन वतन की कश्ती डूबी है। बताया गया है कि बच्चे भी इसमें सवार थे, बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें मिल गई हैं। इसके अलावा 34 डूबने वाले लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कश्ती में कुल 60 अफराद सवार थे जिसमें से 2 दर्जन मुसाफिरों को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया है। और स्पेन मैरीटाइम एजेंसी के तर्जुमान ने बताया कि कश्ती खुले समंदर में ख़राब हो गई थी। महाजरीन के लिए कायम की गई NGO वॉकिंग बॉर्डर्स ने कहा है कि तमाम सवार अफराद गैर मुल्की तारकीन थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के इंतखाबात के लिए नया बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील दे दिया गया। नजम सेठी का तजवीज़ करदा PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब 28 जून को होगा, यह बताया जा रहा है। तो PCB से पहले मैनेजमेंट कमेटी के ज़रिए चल रहा था और मैनेजमेंट कमेटी जो है उसे ख़त्म कर दिया गया, तमाम अरकान गैर फ़ाल हो गए। बहरहाल नए इंतखाब से मुतालिक और नए बोर्ड ऑफ गवर्नर से मुतालिक बात कर लेते हैं चौधरी अशरफ से। चौधरी अशरफ कहिएगा क्या तफसील है, नए बोर्ड में कौन कौन शामिल है और ये जो नजम सेठी साहब वाला था तजवीज़ करदा बोर्ड वो क्यों मुस्तरद हुआ, कौन नापसंदीदा था उसमें? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब तो 28 जून को अब डेट दे दी गई है। जो नजम सेठी के जाते हुए ज़का अशरफ के लिए जो मुश्किल पेश कर गए थे जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी के गवर्निंग बोर्ड में रीजन्स और डिपार्टमेंट को शामिल किया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन के पैरा 10 के तहत अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कायम मुकाम चेयरमैन है यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद राना, उन्होंने नए गवर्निंग बोर्ड का ऐलान कर दिया। नए गवर्निंग बोर्ड में अब जो नए रीजन्स आए हैं उसमें लाड़काना, डेरा मुराद जमाली, भावलपुर और हैदराबाद को शामिल किया गया है। इसी तरह नजम सेठी ने जो 4 डिपार्टमेंट्स दिए गए थे उनमें से 2 डिपार्टमेंट्स को खत्म करके यानी अब स्टेट बैंक और सुई नादरन गैस के साथ साथ सुई सदरन गैस और नेशनल बैंक को गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा बनाया गया है, जबकि नजम सेठी ने वापडा और KRL को गवर्निंग बोर्ड में बतौर महकमा जाती टीम बनाया गया था। अब वजीर आजम की जानिब से 2 नाम भिजवाए गए थे जिसमें ज़का अशरफ और मुस्तफा रमदे। अब वो गवर्निंग बोर्ड का जो नया बना है वो 28 तारीख को उसका इजलास बुलाया गया जिसकी सदारत अहमद शहजाद राना करेंगे और इसी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ, आप अपडेट कर रहे हैं। 28 तारीख को ये इंतखाब होगा। 2 नाम तजवीज़ किए जा रहे हैं, एक हैं ज़का अशरफ और एक है मुस्तफ़ा रमदे। अलबत्ता ज़का अशरफ जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझे जा रहे हैं। इससे पहले भी वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रह चुके हैं और उन्होंने कल भी जो मीडिया से गुफ्तगू है उसमें जो नजम सेठी का ये हाइब्रिड मॉडल है जो उन्होंने तजवीज़ किया था एशिया कप को लेकर, उस पर तनकीद की और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम खेलें और जो बड़े मैचेज़ हैं वो जो हैं श्रीलंका में हो रहे हों। तो उन्होंने इसे मुस्तरद किया। तो डेफिनेटली जब वो चार्ज संभालेंगे तो ये एशिया कप को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी है वो सर उठाएगी। लेकिन बहरहाल अभी मसला ये है कि चेयरमैन कौन होगा, नया बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या है, इससे मुतालिक चौधरी अशरफ ने आपको तफसीलन अपडेट किया। नजम सेठी का जो तजवीज़ करदा PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर था उसे मुस्तरद कर दिया गया है और चेयरमैन PCB का इंतखाब होने जा रहा है 28 जून को। चौधरी अशरफ आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी एक ताज़ा तरीन खबर हम आपके साथ शेयर करते हैं। एंटी करप्शन ने चेयरमैन PTI के पेश न होने पर एक बड़ा फैसला किया है। ज़राए का ये कहना है कि एंटी करप्शन पंजाब
पंजाब ने चेयरमैन पीटीआई के पेश न होने पर अब मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया है। जी हां, तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को आज लिया अराजी स्कैंडल में तलब किया गया था, मगर वो पेश नहीं हुए और इसी वजह से पेश ना होने की वजह से ये बड़ा फैसला दिया गया है। एंटी करप्शन पंजाब ने चेयरमैन पीटीआई के पेश ना होने की वजह से मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया है। तर्जुमान एंटी करप्शन का ये बताना है कि चेयरमैन पीटीआई को आज लिया अराजी स्कैंडल में तलब किया गया था, मगर चेयरमैन पीटीआई पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से अब ये फैसला किया गया है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और चेयरमैन पीटीआई को आज लिया अराजी स्कैंडल में तलब किया गया था, मगर चूंकि वो पेश नहीं हुए, इसीलिए अब ये बड़ा फैसला किया गया है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एंटी करप्शन पंजाब ने चेयरमैन पीटीआई को आज तलब किया था। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा पेनन शबीर हैदर। शबीर, इंदिया दे दिया गया है एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से उनकी पेश ना होने की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का, मजीद आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, एंटी करप्शन पंजाब का चेयरमैन पीटीआई के पेश ना होने पर बड़ा फैसला सामने आया, जिस पर जराये का कहना है कि एंटी करप्शन पंजाब ने चेयरमैन पीटीआई के पेश ना होने पर मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया है, जिस पर एंटी करप्शन पंजाब ने चेयरमैन पीटीआई को तीसरी दफा तलब किया, मगर वो पेश नहीं हुए। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को आज लिया अराजी स्कैंडल में तलब किया गया था, जबकि चेयरमैन पीटीआई ने खुद दावा किया था कि वो कानून की पासदारी पर यकीन रखते हैं, जिस पर उनका ये कहना था कि चेयरमैन पीटीआई का इल्जामात पर मौक़िफ़ जानने के लिए उन्हें तलब किया गया था। और इस पर एंटी करप्शन ने इंक्वायरी का मकसद उनका कहना है कि किसी को तंग करना नहीं बल्कि हक़ाइक़ तक पहुँचना है, जिस पर चेयरमैन पीटीआई ने खुद अदालत को यकीन दिलाया था कि वो इंक्वायरी का हिस्सा बनेंगे, जिस पर एंटी करप्शन तर्जुमान का कहना है कि वो इनको 3 बार जो है वो नोटिस जारी किया गया था और उनके जो है वो चेयरमैन पीटीआई को मुसलसल तीसरी दफा पेश ना होकर उन्होंने जो है अपने वादे की खिलाफ वर्जी भी की है। और इस पर उन्होंने कहा, उनका कहना है कि अब उनके खिलाफ एंटी करप्शन की जानिब से बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, तीसरी बार उन्हें तलब किया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि अब ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर, आपने तफसीलन अपडेट किया।